हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2018 के बिहार बोर्ड के जितने ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन थे उन सब के बारे में। काफ़ी ज़्यादा दिनों से हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं बनाया था और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि टाइम बहुत अब समझिए कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये रात का अभी 12 बज रहा है, तो मैं शूट कर पा रहा हूँ और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैं फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आपकी भी दायित्व बनती है कि आप इसको पूरा देखें और सही तरीके से पहले सॉल्यूशन हम करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे कि आखिर यही आंसर क्यों होगा। अगर मान के चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इसमें डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन कमा हाइड्रोजन, तो आखिर क्यों होगा, इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और ये सब के सब ना धांसू क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। बोर्ड लेवल से थोड़े ऊपर के हैं, थोड़े से ऊपर के हैं, जिसको बनाने में थोड़ी सी मुशक्कत आपको करनी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी 2018 में एग्जाम दिए होंगे बहुत मुशक्कत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाए होंगे। चलिए देखते हैं और आपको बताते हुए चलते हैं कि अभी तक 2009 से 2017 कंपार्टमेंटल तक हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया है, एक एक क्वेश्चन को डील किया है। अगर आपने नहीं देखा है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और पूरा वीडियो वॉच करिए 2009 से 2017 कंपार्टमेंटल तक। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सोडियम फ्लोराइड यानी NaF के जलीय घोल का एक्वा सॉल्यूशन का विद्युत विच्छेदन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर धनोद एवं ऋणोद यानी कि एनोड एंड कैथोड पर क्या प्राप्त होता है क्या आपके पास कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड। तो कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे देखिए भाई, ये है आपके पास सोडियम फ्लोराइड और वो भी एक्वस माने जलीय। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जरा चेक करिए, सोडियम फ्लोराइड में एक्वस यानी जल भी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना अलग अलग थोड़ा तोड़ लेते हैं। एक्वस अब नहीं लिखते है ना, थोड़ी मात्रा में एक्वस लिखते हैं, फिर जल को अलग लिख लेते हैं। तो ये NaF मतलब कि सोडियम केटायन और फ्लोराइड आयन के रूप में टूटेगा। और फिर अगर H2O को हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये H2O H+ और OH- के रूप में टूटेगा। जरा देखिए, धनोद एवं ऋणोद की बात हो रही है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहां होती है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होती है तो देखते हैं कि यहाँ देखिए सोडियम केटायन और H+ आयन, ये ना दो केटायन मौजूद हैं। अब जरा सोचिएगा कि कोई इलेक्ट्रोलिसिस अगर हो रही है और एक विद्युत अपघटनी सेल है तो उसमें सोडियम केटायन का रिडक्शन होगा या H+ का रिडक्शन होगा। तो देखिए, सबसे पहले ना हम आपको ये बताते हैं कि एक आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है आपको जनरली बता देते हैं। हमेशा कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन यानी कि अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। तो आप सबसे पहले कैथोड की बात कर लीजिए और यहां आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। जरा देखिए, Na+ और H+, दो चीजें आपके पास मौजूद है, Na+, H+। अब कोई पूछे बताइए भाई साहब दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, Na+ का होगा कि H+ का होगा। तो जरा सुनिए, Na+ का रिडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H+ का ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, सॉरी E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ये ना ज्यादा होता है, H+ का ज्यादा होता है। तो H+ का जब ज्यादा होता है तो क्या होता है कि ये क्या होता है, H2 है तो 2H+ के रूप में, तो 2H+ यहां लिखते हैं। तो H2 गैस फॉर्म में और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दे रहे हैं, तो ये H2 गैस बन करके तैयार हो जाता है। और H2 गैस कहां बना? कैथोड पर, यानी कि हाइड्रोजन यानी H2 कैथोड यानी कि
ऋणोद पर प्राप्त हुआ। कहाँ? ऋणोद पर। ऋणोद पर। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। कैथोड की बात हो गई, मतलब Na+ और H+ की बात हो गई। F- और OH- इनकी बात करते हैं। ये तो आपको याद हो गया होगा, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। इनको थोड़ा मिटा करके इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जरा चेक करिए। कैथोड की बात होगी। अगर बात करें एनोड की तो कहेंगे एट एनोड व्हाट विल बी हैपनिंग। देखते हैं क्या हैपन होता है भाई। F- और फिर OH-, इन दोनों में चेक करते हैं तो यहां होगा ऑक्सीडेशन। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो चेक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जरा सुनिए, F- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- से कम होता है, माने OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडाइज्ड। यहां लिख लीजिएगा नॉट ऑक्सीडाइज्ड। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, OH- का ऑक्सीडेशन होगा। जब OH- का ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा जरा चेक करिए। OH- तो क्या कहिएगा, यहाँ O2 लिबरेट होता है, मैंने ऑक्सीजन गैस निकलता है, इसके साथ साथ H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जरा चेक कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस कर लें। इधर कितने हो गए, इधर हो गए 2, कितने हो गए 2। और बात करते हैं अगर 2 इधर और 1 इधर, तो इसके हिसाब से अगर आप बैलेंस करने जाएं तो 2 दूना का 4, मान के चलिए इधर कितना हो रहा है, इधर तो 3 हो रहा है। अच्छा इधर चेक कर लेते हैं, इधर 2 कर लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 2 दूना का 4। OH- चार्ज कितने हो रहे हैं, चार्ज आपके हो गए 4। तो 4, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चेक करिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस है, बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि एनोड पर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमने क्या लिखा है, ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त हो रहा है, एनोड पर। कहाँ प्राप्त हो रहा है जी, एनोड पर। एनोड का मतलब हमने क्या लिखा था यहाँ हिंदी में, धनोद। हिंदी में क्या लिखा था, धनोद। तो जरा सुनिए, धनोद पर ऑक्सीजन और ऋणोद पर क्या, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, F2O2Na O2H2, डी ऑप्शन सही होगा। कई किताब ना H2O से ही निकाल लेता है, H2O से ही डायरेक्ट निकाल लेता है। H2 यहाँ लिबरेट कर देता है हाइड्रोजन गैस को और फिर OH- से फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो कई किताब ऐसे भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं अगर कोई बताता है तो। और चलिए इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, C2 अणु में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है आपके पास 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, सिर्फ 2 पाई और 1 सिग्मा 3 पाई। तो सुनिए जरा, ये सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में। यह है C2 अणु, और इस C2 अणु में जो, हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये C2 अणु है, इसमें कार्बन का जो p ऑर्बिटल होता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल होता है, जो ऐसे जोड़ता है, एक्सियल ऑर्बिटल ऐसे, ऐसे वाला, ये ना बीच में मौजूद नहीं होता है। और जब बीच में मौजूद नहीं होता है तो ना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि दो जो इक्विटोरियल जो जुड़ते हैं, इक्विटोरियल, ये ना पाई बॉन्ड आसानी से बना लेते हैं। तो ऊपर भी पाई नीचे भी पाई, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। तो इसीलिए ये जो है पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड गायब रहता है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि C2 अणु में टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो जरा चेक करके आप ही खुद बता दीजिए कि सिग्मा बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना, देख लीजिए उसमें कितना है। केवल और केवल 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं,
सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं है। तो मिसलीडिंग है, मतलब आपको मिसगाइड करने के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है कि कितना सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा भी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड, तो सिग्मा तो है ही नहीं है। इसका मतलब आप मिस माइंड होकर के सोचिएगा कि हो ना हो, जब सिग्मा पूछ रहा है तो जरूर ना जरूर कम से कम ए वो तो सिग्मा होगा। तो हो सकता है इसको टिक मार देना था, इसको ना था इसको, लेकिन जवाब क्या होगा, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड। कितना, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड। समझ गए होंगे सवाल को। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे बढ़ते हैं इनको देख करके और फिर लिख लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं लेकर के इनको। तीसरा सवाल है आपका, अम्लीय जलांशन का दर होगा, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस का रेट क्या होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो सुनिए, कहता है ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो जरा देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ना हमेशा डबल बॉन्ड अगर मौजूद है तो रेजोनेंस शो करता है, और वो भी रेजोनेंस कैसा, जो आपको बोर्ड लेवल में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। कौन सा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। नॉर्मल रेजोनेंस जो बेंजीन रिंग में आपको दिखाई देता है, जिसके अकॉर्डिंग पारा और अर्थो डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत माइनर मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहां डांसिंग रेजोनेंस काम करेगा। इसलिए जहां हाइड्रोजन नहीं है यहां डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा। और जहां हाइड्रोजन है तो जरा चेक करिए, यहां कितने हैं, 3, यहां है 2, तो यहां बिल्कुल नहीं है, यहां तो बिल्कुल नहीं है, यहां है 2, यहां है कितने, 3। तो डबल बॉन्ड में चेक कर लेंगे कितने हैं यहां। तो इस कार्बन के अनुसार अगर चेक करें तो बिल्कुल नहीं, यहां चेक करें तो 1, और इसके बगल में भी चेक करते हैं तो 1, लेकिन यहां भी चेक कर सकते हैं। तो होता यह है कि डांसिंग रेजोनेंस इसमें सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा और कम, इसमें थोड़ा और कम। डांसिंग रेजोनेंस यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको बताने चले तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। आपके पास इस साल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी रहेंगे, लगभग 70 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस 3 में होगा, उससे कम 2 में, उससे कम 1 में। मतलब ऑप्शन चेक करिए, सबसे ज्यादा किसमें, 3 में, उससे कम 2 में, उससे कम 1 में। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये है आपका तीसरा सवाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद चौथे सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है, किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। तो जरा देखिए, ये है NF3, मतलब नाइट्रोजन एटम सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन एटम की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होती है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद होता है, और 3 फ्लोरीन एटम इससे जुड़े होते हैं। तो ये NF3 का स्ट्रक्चर है। इससे पहले हम आपको बताते हैं द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं। तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू एल। Q का मतलब चार्ज होता है और L का मतलब बॉन्ड का लेंथ होता है। तो ये Q इंटू एल आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, डाइपोल मोमेंट को डिबोय में ऐसे, डिबोय ऐसे बोलते हैं, तो डिबोई भी लिखा जाता है हिंदी में। तो डिबोय में कैपिटल डी से ऐसे डिनोट किया जाता है, डिबोय में काउंट किया जाता है। और आपको अगर बोले तो डाइपोल मोमेंट अगर आपसे इस सवाल में करा 0, तो डाइपोल मोमेंट को ना हमेशा ऐसे एरो मार्क से दर्शाया जाता है, जिधर जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम का ज्यादा होगा, डायरेक्शन उधर की तरफ ही होगा। जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, एरो मार्क का डायरेक्शन उधर की तरफ ही होगी। और जब दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो दोनों एक दूसरे के वैल्यू को क्रॉस कर देते, कट कर देते, वैल्यू 0 हो जाता है। इधर भी अगर ऐसा हो और इधर भी अगर ऐसा हो, तो यहाँ जो नेट चार्ज होगा बीच का एटम का, वो 0 होगा। तो चलिए समझते हुए चलते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन हमने की ताकि आपको इस साल बिल्कुल पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है। तो चलिए मिटाते हैं इनको और फिर सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। जरा सुनिए, यहां देखिएगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फिर इधर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और इधर देखिएगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
तो वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। फिर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ एक, फिर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ एक, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ एक। लेकिन अब देखिए, यहां देखिए, इधर गया एगो, इधर गया, क्लियर हो गया, इधर भी गया, मतलब ना तीनों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ है। मतलब कि म्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब दूसरे की बात करते हैं, BF3 की। अब जरा चेक करते हैं, BF3 बोरॉन है, बोरॉन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। अब जरा चेक करते हैं, ये है बोरॉन और F3 है, मतलब F3 ऐसे, बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए, तो एक ये 3 डायरेक्शन तो इधर थे, एक डायरेक्शन ऊपर था, तो एक डायरेक्शन ऊपर था, तो इसी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग होता है। जरा चेक कर लेंगे। अब देखिए, ये फ्लोरीन फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, कितने, तो 3। तो वेक्टर डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ, फिर एक फ्लोरीन की तरफ, फिर एक फ्लोरीन की तरफ। तो जरा चेक करिए, ये कटेगा इससे और ये कटेगा इससे, BF3। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक डायरेक्शन में है, लेकिन अगर वेक्टर डायरेक्शन अगर एक डायरेक्शन में होते हुए भी इनके वैल्यू को ये कट कर देता है, क्या कर देता है, कट कर देता है, तो यहां म्यू का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो अब इसके आगे डिस्कशन क्या करना है, चेक कर लेते हैं। क्लोरीन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन है 2, तो एक डबल बॉन्ड से इधर, एक डबल बॉन्ड से इधर, तो वेक्टर डायरेक्शन एक इधर होगा, एक इधर होगा। और जरा चेक करिए, इसके पास ना अब एगो इधर लोन पेयर, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर अभी है, तो 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एगो डायरेक्शन इधर गया, एगो डायरेक्शन इधर गया, मतलब इधर और इधर ये वेक्टर डायरेक्शन एक दूसरे को कट कर सकते हैं। लेकिन इधर देखिए, एगो इधर गया, एगो इधर गया, तो म्यू इज इक्वल टू, अगर 0 कहें तो सही नहीं है, माने म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ म्यू का होगा। CH2Cl2 है, चेक करते हैं, CH2Cl2, CH2Cl2, तो अगर इनको एक हाइड्रोजन इधर कह दिए, एक हाइड्रोजन इधर कह दिए, और क्लोरीन इधर कह दिए, तो देखिएगा ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव, कार्बन होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा होती है ना। तो सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन का वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फिर ये इधर होगा, ये इधर होगा, मतलब ये और ये एक दूसरे को तो कट कर सकते हैं। लेकिन इधर देखिए, इधर एक ही डायरेक्शन में फिर चले आ रहे हैं, तो कार्बन के पास ही आ रहे हैं, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब ना ये वैल्यू सही है, मतलब बी ऑप्शन आपका BF3 सही होगा। बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, और इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो चलिए अब 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है LiCl NaCl KCl के विलयन का अनंत, अनंत का मतलब एकदम थोड़ा सा भी हो, तो अनंत तनुता पर समतुल्यांक का चालकता का सही क्रम क्या है। तो LiCl NaCl KCl, इन सब में ना एक चीज Cl कॉमन है, चलो चेक करिए, Cl कॉमन है। तो सुनिए, समतुल्यांक का चालकता यानी कि सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये हमेशा चालकता यानी कि लैम्डा, या इसी को कैप भी कहते हैं, कैप भी कह देते हैं लोग वेक्टर के हिसाब से। तो समतुल्यांक का चालकता जो होता है, ये हमेशा परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी लिख देते, मतलब कि जिसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, किसका, आयन का, किसका, आयन का, वह उसका चालकता सबसे ज्यादा होगा, उसका चालकता सबसे ज्यादा होगा। तो जरा देखते हैं कि आखिर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब का साइज क्या है। साइज अगर चेक करें जनरल, तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, सोडियम का साइज उससे बड़ा, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा। ये है साइज, एटॉमिक साइज कह लो, ये क्या है, एटॉमिक साइज।
लेकिन अब अगर रेडियस के अकॉर्डिंग साइज चेक करें तो, और रेडियस के अकॉर्डिंग वो भी आयंस के फॉर्म में, तो अगर पहले आयंस बना लेते हैं तो ये है Li प्लस, ये है Na प्लस और ये K प्लस। तो सबसे छोटा जो साइज होगा वो पोटेशियम का और जो सबसे बड़ा होगा वो लिथियम का, मतलब ये सबसे बड़ा होगा। बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए, ये ना रेडियस है, ये रेडियस साइज है। कौन सा साइज? रेडियस साइज। रेडियस साइज का मतलब त्रिज्या के अनुसार इसका साइज। अब कहता है कि जिसका साइज छोटा होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए उल्टा है, जिसका साइज छोटा होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, समतुल्यांक चालकता क्या होगा? ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखने पर आपको पता क्या चल रहा है कि ये लिथियम का साइज क्या है? बड़ा है। बड़ा है का मतलब क्या है? जरा चेक करते हैं। ये है लिथियम, उसके बाद है सोडियम और उसके बाद है पोटेशियम। तो ये सब के प्लस प्लस साइन है इस पर, मतलब ये आयंस के रूप में मौजूद है। तो लिथियम का साइज जो है ना सबसे बड़ा है, तो सबसे लिथियम का साइज अगर बड़ा है तो इसकी चालकता सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। सोडियम तो बीच में है, ये तो बेचवनिया है। लेकिन अब पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम अगर बड़ा है, पोटेशियम छोटा है तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब क्लोरीन अगर सब में कॉमन है और इन सबको ऐसे जोड़ दिया जाए तो देखने पर यह पता चल जाता है कि पोटेशियम जो क्लोराइड है इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम है सोडियम की और सबसे कम होगी किसकी? लिथियम की। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से क्या होगा। KCl NaCl LiCl, KCl NaCl LiCl, इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर हो गई? बोलिए, कंडक्टिविटी उसी का ज्यादा होगा जिसका रेडियस क्या होगा? जिसका रेडियस छोटा होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा। तो आयनिक फॉर्म में ये पोटेशियम का रेडियस छोटा है लिथियम के मुकाबले, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर सवाल है ROH यानी अल्कोहल CH2N2, इस रिएक्शन में निकलने वाला समूह कौन सा है? कौन सा लिविंग ग्रुप है ये आपको बताना है। तो देखिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप की अगर बात करें तो हैलोजन होते हैं, लेकिन यहां चेक करें अगर तो भाई हैलोजन तो है ही नहीं, तो कौन होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा, जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता होगा दुनिया का, वही बेहतर से बेहतर लिविंग ग्रुप होगा। तो हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होते हैं, गैस भी होते हैं, लेकिन अब बात आती है कि इसमें तो भाई है नहीं, तो किसको माना जाए? तो चेक करते हैं। इसमें है नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है, और जो गैसियस फॉर्म में है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो हो सकता है यही हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया है। सॉल्यूशन बनाते हैं, जरा चेक करते हैं। ये है बाबू ROH और प्लस CH2 ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 ट्रिपल बॉन्ड N, और ये है ट्रिपल बॉन्ड, यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहां रखते कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, गड़बड़ हो जाता। फिर चेक करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये H+ आयन के रूप में डोनेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल है तो होता क्या है, CH2, देखो ये ना एक पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करता है ना, H+ से ये न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ना चाहता है, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। मतलब ये है कि ये जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा ROO, और ये जाकर के CH2 और H आकर के आपस में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो प्लस N2, तो ये आपका N2 गैस मिल गया। और ये क्या बना आपको? ईथर। क्या बन गया? ईथर बन गया। तो ये N2 गैस एक लिविंग ग्रुप हो रहा है। क्यों? हमने पहले ही बताया है कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसियस एटम होते हैं वो बेहतर लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? निकलने वाले समूह, मतलब रिएक्शन से बाहर भागने वाले समूह, लिविंग ग्रुप छोड़ करके बाहर भाग जाते हैं। तो हैलोजन के बाद नाइट्रोजन है, तो चलिए नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। आपने रिएक्शन भी देख लिया कैसे होगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये अल्कोहल है, इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, यानी सी ऑप्शन सही होगा।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए कहता है सिलिका एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड के रिएक्शन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए क्या कहता है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, उसके बाद है हाइड्रोजन हेक्सा सिलिकेट और फिर कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरो सिलिकेट 2 और हाइड्रोजन ट्राइफ्लोरो सिलिकेट 1। ये आपके पास ऑप्शन है। तो जरा चेक करिए कह क्या रहा है, कह रहा है सिलिका, सिलिका यानी कि बालू जिसका केमिकल फॉर्मूला SiO2 होता है, और उसके बाद कह रहा है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। दोनों जैसे आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपस में रिएक्शन करने के बाद काफी आसानी से ये H2SiF6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। हमने इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बड़े ब्रैकेट के सारे लिख दिया है और ये है आपका काउंटर आयन। नाम जब लिखते हैं तो कहते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोजन हेक्सासाइनो, सॉरी साइनो नहीं, फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं 6, तो हेक्साफ्लोरो और सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन से हम ON हटा करके इसमें ATE जोड़ देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सिलिकेट। और ये रूल भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब आप वर्नर थ्योरी पढ़िएगा तो वहां, और वर्नर थ्योरी के बाद नोमेनक्लेचर पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आपको वहां मिलेगा कि जब कोई काउंटर आयन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में ATE जोड़ा जाता है, तो फ्लोरोसिलिकेट, और उसके बाद अंत में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो जरा चेक करिए H2F6, F6 का मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो -6 और निकाल लेते हैं। H2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सिलिकॉन है और 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन। तो जरा चेक करिए 2 × ये +1 तो +2 हो जाएगा, सिलिकॉन को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, 6 तो 6 और फ्लोरीन का होता है -1, 0 के बराबर कर लीजिए इसको, तो ये 2 और गुणे 1 तो +2, ये सिलिकॉन, ये 6 × -1 तो -6 और -6 में प्लस से गुणा करिएगा तो फिर -6 = 0, सिलिकॉन = उधर भेज दीजिए +6, इधर भेज दीजिए -2 और इधर हो जाएगा कितना +4, मतलब सिलिकेट और कितना 4। ये आपका कंपाउंड हो गया। तो जरा देखिए इस ऑप्शन में क्या है, और इसके साथ साथ ना ये जल का भी निर्माण करता है। किसका? जल का भी निर्माण करता है। अब बैलेंस करना होगा अगर, तो इसको बैलेंस करिएगा तो ये 4, सिलिकॉन कितना 4, फ्लोरीन कितना है 6, तो कितना हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा 6, तो यहाँ देना पड़ेगा आपको 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो 2 दूना का 4 और फिर इधर 2 6, सिलिकॉन 1 बैलेंस है। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर होना चाहिए H2SiF6। ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसको नहीं लिखा गया, लेकिन यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए और फिर 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है 0.1 कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी। बेरियम नाइट्राइट घोल यानी सॉल्यूशन का वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा, मतलब डिकम्पोजिशन का जो लेवल होगा इस बेरियम नाइट्राइट के, इसका आपको परसेंटेज बताना है कि ये 91.3% होगा कि 87% होगा कि 100% होगा कि 74% होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू, आप जानते हैं
कि एक फॉर्मूला होता है साम्यावस्था पर वियोजित यानी डिकम्पोज होने वाले वियोजित मोलों की संख्या बटा प्रारंभ में यानी इनिशियल स्टेज में कुल मोलों की संख्या। हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और फिर आपका जो डिकम्पोजिशन लेवल है, विघटन स्तर है, उसको हम निकालेंगे। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। यह है आपका बेरियम नाइट्राइट। हमने क्या किया, ये बेरियम नाइट्राइट को थोड़ा इधर लिखते हैं। यह है बेरियम नाइट्राइट और इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया और डिकम्पोज किया तो सबसे पहले ये बेरियम केटायन के फॉर्म में टूटा और उसके बाद NO2 माइनस के फॉर्म में टूटा। जरा चेक करते हैं, अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो देखिए यहां कॉफिशिएंट कितना होगा, एक होगा। अच्छा NO2 कितनी बार है, दो बार, तो हम दे देते हैं यहां 2, तो कॉफिशिएंट यहां एक, इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि आपको मॉलिक्यूलरिटी बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए मोलों की संख्या की बात की गई है। अब जरा सुनिए कहता क्या है। प्रारंभ में जब हम केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके मोलों की संख्या कितनी है, 1। और अच्छा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। तो जब कोई मॉलिक्यूल चार्ज के फॉर्म में टूट जाता है, आयन के फॉर्म में टूट जाता है, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं चेक की जाती है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी चेक करो, मतलब आणविकता चेक करिए, या आप मोलों की संख्या चेक करिए। तो कहिएगा कि प्रारंभ में यानी कि एट इनिशियल स्टेज, प्रारंभ में ये BaNO2 ट्वाइस कितना मोल है, 1 मोल है। कितना मोल है, 1 मोल। अच्छा प्रारंभ में जब आयन के रूप में टूट जाता है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं मालूम की जाती है, तो ये कितना मोल हो गया, 0 मोल। कितना मोल हो गया, 0 मोल। और ये भी कितना मोल हो गया, 0 मोल हो गया। बात क्लियर हो गई। अब जरा सुनिए, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में, माने जब साम्यावस्था की बात होती है, तो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में लिखते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था में कहता है कि अगर ये 1 मोल है तो उस 1 मोल से जितना मोल होगा, उस 1 मोल में से ना आप अल्फा पार्टिकल को घटा दीजिए, तो 1 माइनस अल्फा। अच्छा यहां क्या करिएगा, 0 है, कितना है, 0, तो 0 में से आप कितना है, 1 मोल, और 1 मोल अल्फा पार्टिकल को घटा दीजिए, तो 1 अल्फा पार्टिकल को घटा दिया, तो 1 लिखिए चाहे अल्फा, आपने क्या किया, अल्फा को घटा दिया। अब जरा देखिए, यहां देखिएगा आप, तो अच्छा एक बात बताइए, 0 माइनस अल्फा तो अल्फा ही ना होगा, तो इसको क्या करिए ना, अल्फा ही लिख लीजिए। अच्छा इसमें इधर देखिए 0 है, तो 0 में से 2 आपको घटाना पड़ेगा, है ना, तो 0 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा। देखिए इसका मतलब क्या होगा, वही आपको 2 अल्फा, साम्यावस्था पर ये 2 अल्फा मोल प्राप्त हो गए। ये 2 अल्फा मोल है, ये अल्फा मोल है, और ये कितना, 1 माइनस अल्फा मोल है। अब जरा सुनिए, वांटो फैक्टर I बराबर साम्यावस्था पर वियोजित मोलों की संख्या, तो वियोजित कुल मोलों की संख्या कह लो। तो कुल मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो कहेंगे कि देयरफॉर साम्यावस्था पर वियोजित कुल मोलों की संख्या बराबर कितना है भाई, साम्यावस्था पर 1 माइनस अल्फा, टोटल जोड़ लेते हैं, क्या कहेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा, इधर ही जोड़ के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 1, और ये हो गया अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा,
1 + 2 अल्फा माने 1 + 2 अल्फा आपको कुल मूलों की संख्या प्राप्त हो गई। तो आप जानते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर, इधर लिखते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर साम्यावस्था पर वियोजित कुल मूलों की संख्या। तो कुल मोल कितने आ गए? 1 + 2 अल्फा मोल। ठीक है, तो 1 + 2 अल्फा मोल। अच्छा, बटा प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। तो प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या देखिएगा 1 0 0, सबको जोड़िएगा, कुल मोलों की संख्या 0 0 1, तो कितना हो जाएगा? 1 1। अच्छा, वांट ऑफ फैक्टर आई कितना दिया हुआ है जरा चेक करिए, 2.74। तो आई की जगह हम क्या करें? 2.74 रख लें, 2.74 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक करते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, हम सही जा रहा है वीडियो, चेक कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, अब क्या है? 2.74 = 1 + 2 अल्फा अपॉन 1। तो एक बात बताइए, ये इधर भेज देते हैं तो 2.74 हो जाएगा बराबर 1 + 2 अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो 2 अल्फा जब इधर हो गया, अच्छा एक को इधर भेज देते हैं तो 2 - 2.74 - 1 = 2 अल्फा। अच्छा, 2.741 में से एक घटाइएगा, कितना बचेगा? 1.74 बचेगा। इनको बट्टा में, ये 2 है कोफिशिएंट, तो बट्टा में भेज दीजिए, बच गया अल्फा। बच गया कितना? अल्फा। अब बिल्कुल एकदम नीचे तक आ गए हैं, तो कोई बात नहीं। अब इनको कटाइएगा तो कहिएगा, इनको ना यहां से ऐसे खींच देते और इनको ऐसे खींच देते हैं। इसके बाद ना यहां से उतारना है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, तो अल्फा = कितना होगा? 1.74। 1.74 को डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 2 8 16, 0.2 अच्छा, एक जाएगा इधर तो 2 7 14, मतलब कि 0.87 आ गया, 0.87 आ गया। अब जरा देखिए, अल्फा का वैल्यू 0. कितना आ गया? 87 हो गया। अब विघटन स्तर अल्फा का वैल्यू जो होगा, अब कह रहा है ना परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए। देखिए सारा का सारा ना परसेंटेज में दिया है, तो देयरफॉर अल्फा या विघटन स्तर, क्या कहेंगे? विघटन स्तर अल्फा = क्या कहेंगे? कहेंगे कि विघटन स्तर = लाइट ही चला गया था, कोई बात नहीं। यही सब, मतलब गांव में रहेंगे ना तो यही सारी समस्या है, लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। फिर भी लाइट तो दे रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा दे रहा है पहले से। देखिए, विघटन स्तर जब आप निकालेंगे तो क्या कहेंगे? विघटन स्तर बराबर अल्फा, मतलब इधर अल्फा इंटू 100, अल्फा इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। विघटन स्तर भी कह लो या विघटन स्तर का प्रतिशत कह लो, तो अल्फा इंटू 100। अच्छा, एक बात बताइए, अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 0.87 इंटू 100, तो कितना आ गया? कितना आ गया जी? गुणा करिएगा तो 8 7 बिल्कुल आ जाएगा, 8 7 कितना प्रतिशत, इतना इंटू 100 हाई परसेंट, तो 87% आपका वैल्यू आ गया। विघटन स्तर आपका कितना होगा? 87%। देखिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ गए? तो चलिए अब इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो ऑप्शन है आपके पास टीन, सिल्वर, आयरन, लेड यानी सीसा। तो सुनिए जरा, इसका कह रहा है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे मतलब सबसे स्थिर है, माने सबसे अस्थाई है। तो कौन होगा भाई? देखिए
इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि लेड। लेड क्यों सही आंसर होगा इसकी चर्चा करते हैं। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो +2 तो होगा नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन सिंपल ऐसे ही गलत है। अच्छा, आयरन हमेशा ना +2 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो सबसे ज्यादा अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, और बात हो रही है +2 की, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। आगे चेक करते हैं। ये बच गया टीन और लेड, है ना। तो सुनिए, ये ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और प्लम्बम यानी लेड ये पाए जाते हैं। ऊपर से नीचे जब आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, तो ऊपर से +4 से नीचे चला आता है +2 तक। ये दोनों टीन और लेड +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब पूछा जाता है, बताइए इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा और किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगा। तो सुनिए, लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टीन और लेड साइज में बड़ा होता है, टीन थोड़ा छोटा होता है, तो लेड का इनर्ट पेयर इफेक्ट ये ज्यादा प्रदर्शित करता है, इसलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था लेड ही ज्यादा अस्थाई, मतलब अस्थाई अवस्था में सबसे ज्यादा लेड ही स्टेबल रहता है। बिल्कुल स्टेबल कौन रहेगा? लेड। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। समझ गए होंगे बात को। अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, कहता है किस यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति है। चतुष्फलकीय आकृति का मतलब है टेट्राहेड्रल शेप। तो टेट्राहेड्रल शेप किसका होता है? VSPR थ्योरी आप पढ़ के आए होंगे। हमेशा चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल शेप उस कंपाउंड का होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। तो जरा सुनिए, ये NiCl4 निकल टेट्रा क्लोराइड और 2 ऊपर चार्ज यहां मौजूद है। तो और एक और बात बता देते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते उसके बाद। तो 2 चार्ज मौजूद है, तो निकेल का जब हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो sp3 होता है, जबकि सबका dsp2 होता है। क्या होता है? dsp2, जबकि इसका sp3 होता है। और हम इसलिए dsp2 कह रहे हैं ना, क्योंकि ये सब के सब रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन ये 2016 में पूछे गए हैं, 2015 में भी आपको मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन में आप उलट के देखिएगा तो आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। और पिछली वीडियो जितनी भी हमने बनाई है 14, 15 या 16, उन सब में आपको ये लगभग मिल जाएगा टोटल में। और इसके ऊपर पार्टिकुलर ना एक हमने वीडियो बनाया है बचा हुआ क्वेश्चन, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से पूरा डिटेल अगर पढ़ना होगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं ये DSP2 रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला चतुष्फलकीय होता है। तो ना निकेल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसमें NiCl4 2- में निकेल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये चतुष्फलकीय आकृति है। आकृति कैसी होगी भाई, जरा चेक करिए। ये है निकेल और Cl कितने हैं? 4। ये है आपका चतुष्फलकीय। और कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। आप जनरली ऐसे भी निकाल सकते हैं, जनरल आपको एकदम ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं। कह देते हैं कि नंबर ऑफ एटम अटैच फ्रॉम सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर। तो यहां लोन पेयर तो है नहीं, और कितने निकेल के एटम जुड़े हैं, निकेल से कितने क्लोरीन एटम जुड़े हैं? तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल 4। और 4 के कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए sp3 लिख लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या है, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। तो सुनिए, कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखलाने की बात हो रही है, दिखलाने की बात होती तो सुनिए, जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड,
फरफ्यूरल, है ना, ये ऐसे कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन दिखलाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहां ऑप्शन की तो फॉर्मल्डिहाइड दिया है। अच्छा एक और बात, अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो देखिए अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है, मान के चलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप लिख रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप है और इससे कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हो जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ किसी के पास, एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ किसी के पास, तो वह कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, वह कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। माने एक अल्फा हाइड्रोजन, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यह है कि ये कंपाउंड जो है एसिटल्डिहाइड है, और ये एसिटल्डिहाइड ना भाई आपको कभी भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। समझ गए? माने अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं देगा, नहीं है तो देगा। कौन कौन किसके किसके पास नहीं है? देखिए फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड इधर बना देते हैं, यही लिख देते हैं HC डबल बॉन्ड OH। देखिए कहा इससे कोई कार्बन जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। अच्छा इसके बाद जरा चेक करते हैं, कार्बन जुड़ा भी, मतलब कार्बन जुड़ा भी नहीं है, और अगर होता, अगर यहाँ कार्बन होता तो ये एक हाइड्रोजन हो जाता, अल्फा हाइड्रोजन हो जाता, तो फिर नहीं देता। अब जरा देखिए एसिटल्डिहाइड इधर हमने लिख दिया है, पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है एसिटल्डिहाइड में, इसलिए कभी भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये है आपका बेंजल्डिहाइड। जब ये है आपका बेंजल्डिहाइड तो जरा चेक करिए, यहां भी ना, यहां आपके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि यहां का जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, मतलब अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो यहां हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ना कैनिजारो रिएक्शन देगा, मतलब ये भी देगा, ये भी देगा। और जरा इसके बाद चेक करते हैं, ये फरफ्यूरल है। फरफ्यूरल कैसा होता है? ये होता है ऐसे, जरा चेक करिए, ये ऐसे, और इसके बाद ये अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप। तो जरा चेक करिए, यहां भी जो हाइड्रोजन था, ये ना, यहां भी हाइड्रोजन था, वो रिप्लेस हो गया है इस अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप से। तो था लेकिन है नहीं, जब है नहीं तो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तब ये फरफ्यूरल हो गया, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये देगा। और पूछ रहा है नहीं देगा तो एसिटल्डिहाइड नहीं देगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, जो करना है कीजिए, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, ये ना ग्राफिकल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है, मतलब इनमें से कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बताता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो सुनिए, कभी भी आप जब ग्राफ बनाने जाएं तो ऐसे तो भाई आप जनरल समझ नहीं पाएंगे, तो जनरल अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को ना अपने तरफ से थोड़ा मॉडिफाई करें, किताब के जो लैंग्वेज दिए गए हैं उनको थोड़ा सा चेंज करें, तुम कोशिश करते हैं। लेकिन ग्राफ को क्या कोशिश करिएगा, ग्राफ जैसा है वो तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। तो जरा सुनिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दिखलाने वाला ग्राफ जो है ये है C। यहां जो स्लोप होता है ये स्लोप K होता है और ये कांस्टेंट होता है ना। तो अच्छा, इसी तरीके से ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी होता है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसी तरीके से जरा सा ऊपर की तरफ और जरा सा नीचे की तरफ ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे। और जो स्लोप होता है थोड़ा नेगेटिव होता है, वो स्लोप थोड़ा नेगेटिव होता है, और यहां कॉन्सेंट्रेशन A, यहां टाइम T दिया गया होता है। तो ऐसे ही होता है। तो चलिए आप टिक लगा लीजिएगा C, और फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर सवाल है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल आपने देखा होगा, जो लकड़ी का, हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, जो लकड़ी का जला हुआ पार्ट होता है, और मतलब पूरी तरीके से लकड़ी अगर जलाया जाए लेकिन जले नहीं,
पूरी तरीके से जले नहीं, तो उसको न तोड़ लिया जाता है और उसी को हम लोग चारकोल कहते हैं। उसका वो ज़्यादातर लकड़ी की तुलना में चारकोल ज़्यादा एनर्जी देता है। और पहले क्या होता था, उसी से ना आयरन होता था। पहले जो आयरन आते थे हीट एनर्जी वाले, उसी से, चारकोल से ही ज़्यादातर आयरन होता था, लकड़ी से नहीं होता था। तो जरा सुनिए, जब चारकोल के द्वारा सबसे अधिक अवशोषण की बात होगी तो याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अवशोषण चारकोल सबसे ज्यादा करता है। सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण सबसे ज्यादा करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या बोलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। लेकिन एक काम करते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि लगभग 50 मिनट से ज्यादा, लगभग 50 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इनको रहने देते हैं यहीं। और इसके आगे लगभग 13 के बाद से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में लगभग मतलब कि इस 2018 वाले में लगभग 35 क्वेश्चन थे, फिर भी कोई बात नहीं है, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब बताइए आपको ये टोटल डिस्कशन और ये पूरा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको पता चल सके और दोस्तों को भी पता चल सके कि इतनी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि इस चैनल पे 2009 से 2017 तक अभी तक हमने वीडियो बना दिया है पीछे क्वेश्चन बैंक का। नेम रिएक्शन सीरीज 28 उसमें वीडियो मौजूद है। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर पूरा मौजूद है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वीवीआई जो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी हमने चैनल पे बता रखा है। नहीं देखा है, जाइए आप देखिए और उसके मजे लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।